स्वागत है इस इतिहास की क्लास में। तो हम लोगों को क्या देखना है आज देखना है गुप्त प्रशासन जो चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। गुप्त प्रशासन में जो बातें हो गई थी, सामान्य प्रशासन की जो इकाइयाँ थीं उसकी बातें हो गई थीं, उन्हीं इकाइयों को आगे बढ़ाना है। और हम लोगों ने जो इकाइयाँ देखी थीं उसमें केंद्र, प्रांत, विषय, यानी केंद्र प्रांतों को जो देश सामान्य भुक्ति कहा जा रहा है, विषय जिला के समकक्ष जो इकाई थी। इसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि विथि नामक एक इकाई थी, फिर पैठ नामक इकाई थी, और फिर जो है ग्राम, सबसे निचली इकाई प्रशासन की ग्राम थी। तो इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। गुड इवनिंग सरता जी। तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि अच्छे हैं आप लोग, कैसे हैं? ठीक है ना? तो हम लोग इसमें जो देखना था, जैसे सैन्य प्रशासन की अगर बात किया जाए अलग से, तो सैन्य प्रशासन में हम लोगों ने देखा था कि जो महाबलाधिकृत या बलाधिकृत जो एक अधिकारी देखा गया था, तो महाबलाधिकृत यह मुख्य सेनापति है, प्रधान सेनापति है या सर्वोच्च सेनापति है, इसको कह लें आप, सर्वोच्च सेनापति है। इसके बाद इसके अधीन अनेक पदों का सृजन गुप्त काल में किया गया था। गुड इवनिंग अमरिंदर जी। तो इसके बाद अनेक पदों का सृजन किया गया था, जिसमें आपके जो हाथियों के सेना का प्रमुख था, महापीलुपति बोला जाता था उसे, महापीलुपति। घुड़सवार सेना का जो प्रमुख था, भटाश्वपति बोला जाता था। ऐसा ही रण भंडागारिक भी एक अधिकारी था। चौरो, हालांकि यह इस सैन्य में नहीं है, क्योंकि यहाँ पुलिस व्यवस्था भी आपको दिख रही थी। दंडपाशिक नामक एक अधिकारी पुलिस व्यवस्था में भी दिख रहा है। तो यहाँ ये जो 4 पद आपके में दिख रहे हैं, ये सैन्य, ये 4 पद जो दिख रहे हैं आपको, ये सैन्य शासन से जुड़े हुए पद हैं। महाबलाधिकृत सर्वोच्च सेनापति है। हालांकि सम्राट भी, जो गुप्त सम्राट हैं, वो लोग भी सेना का, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करते थे। तो कभी कभी वो लोग स्वयं जाते थे, जैसा कि आपने राजकुमारों को भी देखा, वो लोग भी जाते थे। तो समुद्रगुप्त स्वयं गया था इतने युद्धों की विजय करने, तो वहाँ वो सर्वोच्च सेनापति वो था। लेकिन सैन्य संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ जो है आपका कलर नहीं दिख रहा है, तो इसे फिर लिख देते हैं, महाबलाधिकृत, ठीक, और आपका महापीलुपति, भटाश्वपति, ये रण भंडागारिक, ये 4 अधिकारी जो हैं सेना से जुड़े हुए हैं। इन 4 अधिकारियों के कार्य क्या हैं? अब ठीक दिख रहा है? अब साफ दिख रहा है? तो ये 4 अधिकारी जो हैं जुड़े हुए हैं, किससे? सेना से जुड़े हुए हैं। इसमें यह जो है महाबलाधिकृत सैन्य अधिकारी है, यह सर्वोच्च सेनापति है, और आपके महापीलुपति यह अश्व सेना का प्रमुख है, अश्व कह रहे हैं, हस्त सेना का, यह हस्त सेना का प्रमुख है।
यह जो है हस्त सेना का प्रमुख है। हस्त सेना यानी हाथियों की सेना, हाथियों की सेना का प्रमुख है। यह अश्व सेना का प्रमुख है, अश्व सेना का प्रमुख है। यह जो है अश्व सेना का प्रमुख है। भट्टाश्वपति, यह जो है इसका कार्य है, इसका कार्य है रणभंडागारिक का, कि सेना के जो साजो सामान है, तो सैन्य साजो सामान, सैन्य साजो सामान का प्रबंधन देखता था। सैन्य साजो सामान का प्रबंधन करना इसका कार्य है। ठीक, तो ये 4 अधिकारी सेना से जुड़े हुए हैं। सम्राट लोग भी सेना में जाते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे। जैसे समुद्रगुप्त को आपने देखा, इतनी सारी विजय उन्होंने की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कुछ हथियारों, जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके भी उल्लेख किए गए हैं। जैसे शर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, भिंदपाल, इस तरह के हथियारों का भी उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। यह जो चौरोधकरण नामक अधिकारी है, चौरोधकरण, चौरोधकरण, यह चोरों को पकड़ता था, चोरों को पकड़ता था। तो यह मुख्य रूप से एक तरह से पुलिस अधिकारी है। और पुलिस विभाग का प्रमुख आपने देखा था, वो कौन था? पुलिस विभाग का प्रमुख हम लोगों ने कल देखा था। ठीक, तो ये आपके सैन्य संबंधी कुछ पदाधिकारी हैं। विभिन्न सेनापतियों के नाम भी आपने देखे थे। सेनापतियों के जो प्रमुख सेनापति इनके हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आर्म कारदव का उल्लेख हुआ था। आर्म कारदव का उल्लेख हुआ था सांची अभिलेख में। वैसे ही आपके पृथ्वीसेन करमदंडा अभिलेख में, पृथ्वीसेन का उल्लेख हुआ था करमदंडा अभिलेख में कुमारगुप्त के। तो ये कुछ प्रमुख चर्चित ये इनके सैन्य अधिकारी थे। अब हम लोग नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन में ये देखने को मिलता है कि यहाँ नगर प्रशासन, नगर को पुर बोला जाता था और नगर का जो प्रमुख था, नगर का प्रमुख यानी यह पुर बोला जा रहा है इसे, तो पुर का प्रमुख पुरपति, पुरपति है। तो नगर का प्रमुख पुरपति होता था। इसे द्रांगिक भी बोला गया है, द्रंगिक, द्रंगिक भी बोला गया है। ठीक, तो ये आपके नगर प्रशासन के प्रमुख हैं। अब न्याय प्रशासन देखा जाए तो न्याय प्रशासन में जिन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, एक तो न्यायालय को, न्यायालय को यहाँ विभिन्न नामों से जाना जा रहा है। अधिकरण बोला जा रहा है, धर्माधिकरण बोला जा रहा है, धर्माधिकरण। ऐसे ही मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम जो शूद्रक की, शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, गुप्तकालीन रचना है। मृच्छकटिकम में अधिकरण मंडप, अधिकरण मंडप न्यायालय को बोला जा रहा है। तो मृच्छकटिकम में अधिकरण मंडप न्यायालय को बोला जा रहा है। धर्मा शासनाधिकरण, अधिकरण, धर्माधिकरण। तो यानी इस तरह के जो भी नाम हैं अधिकरण संबंधित, ये सभी न्यायालयों के लिए प्रयोग किए गए हैं। अब न्यायाधीशों को मृच्छकटिकम में न्यायाधीश को अधिकरण, अधिकरणिक बोला गया है, अधिकरणिक बोला गया है। और जो न्यायाधीश थे उसे प्रांग, न्यायाधीशों को प्रारंभिक, प्रारंभिक भी बोला गया है। तो न्यायाधीशों को प्रारंभिक
विक भी बोला गया है। और मृच्छकटिकम में अधिकरणिक बोला गया है। इनके अपने कुछ मुद्राएं भी मिली हैं न्यायालयों की मुद्राएं भी मिली हैं। ये कहाँ से मिली हैं, ध्यान रखिएगा, ये नालंदा और वैशाली से मिली हैं। तो इनकी मुद्राएं भी मिली हैं। इसी प्रकार कुछ मुद्राएं आपके यहाँ से प्रयाग से मिली हैं, वो कुमारामात्य की। तो एक कुमारामात्य आपने देखा था कि जो एक सामान्य संज्ञा है अधिकारियों की, और जो जिला का अधिकारी है विषयपति, उसे भी कुमारामात्य बोला जाता था। तो इनसे संबंधित भी कुछ मुहरें मिली हैं, और इन मुहरों पर मूल कुमारामात्याधिकरण लिखा हुआ है। मूल कुमारामात्याधिकरण, ये इस तरह की मुहरें मिली हैं। यानी जो कुमारमात्य अधिकारी हैं, इनका एक प्रमुख कार्यालय भी रहा होगा यह मुहर, ये बात बता रही है। वैसे ही न्यायालयों की भी मुद्राएं मिली हैं, वो मुद्राएं मिली हैं आपकी नालंदा और वैशाली से। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये मूल कुमारामात्याधिकरण जो है यह मुहर है, और यह कुमारामात्यों का एक अपना कार्यालय होगा, मूल कार्यालय, प्रमुख कार्यालय, उसकी ओर ये इंगित कर रहा है। और ये न्यायालयों की ओर इंगित कर रहा है कि न्यायालय अपनी मुद्राएं भी जारी करते थे या अपनी मुद्राएं भी चलाते थे। ठीक, तो अब न्यायालय में किस तरह से न्याय हो रहा है। न्यायालय भी कई प्रकार के हैं, जैसे कुछ अस्थाई न्यायालय हैं, कुछ अस्थाई न्यायालय हैं। राजा का भी अपना एक न्यायालय है। राजा सर्वोच्च न्यायाधिपति है, वह किसी भी मामले को सुन सकता था, और न्यायालय की अंतिम कड़ी राजा का न्यायालय था। राजा के न्यायालय के नीचे ये जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जिन्हें क्रमविवाक भी बोला जा रहा है, सर्वोच्च न्यायाधीश, और इन्हें क्रमविवाक भी बोला जा रहा है, विवाक भी बोला जा रहा है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, इनके ऊपर कौन है, इनके ऊपर राजा का न्यायालय है, इस राजा के न्यायालय को शासित बोला गया है। शासित राजा के न्यायालय को शासित बोला जा रहा है, और सर्वोच्च न्यायाधीश का जो न्यायालय है उसे मुद्रित बोला जा रहा है, उसे मुद्रित बोला गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है राजा का न्यायालय है, उसे शासित बोला जा रहा है, और जो राजा के नीचे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, इनके न्यायालय को मुद्रित बोला जा रहा है। कुछ न्यायालय अस्थाई थे और कुछ न्यायालय अस्थाई थे। कुछ अस्थाई मामले होते थे जिनकी जांच करके उन्हें निपटाना होता था। जो गुप्त न्यायिक प्रणाली है यह बहुत ही उदार है। मौर्यों की अपेक्षा गुप्त न्यायिक प्रणाली बहुत ही उदार है। मौर्यों में आपने देखा था कि वहाँ मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, राजद्रोह में दी जाती थी, शिल्पियों के अगर अंग क्षति की जाती थी, हाथ या आँख की उनकी क्षति की जाती थी तो वहाँ मृत्युदंड दिया जाता था, पशुओं की हत्या पे मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन यहाँ गुप्त काल में मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ बिना मृत्युदंड दिए राजा शासन करता है। तो यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है यह उदार है। गुप्तकालीन न्यायिक प्रणाली उदार है। यहाँ मृत्युदंड का उल्लेख नहीं है। यही सबसे पहले फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की व्याख्या की गई। सर्वप्रथम भारत में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों या मामलों की स्पष्ट व्याख्या की गई। और ये व्याख्या करने वाले कौन हैं? सबसे पहले इसकी व्याख्या करने वाले सबसे पहले हैं बृहस्पति।
तो बृहस्पति स्मृति में इसकी न्यायालयों के फौजदारी और दीवानी मामलों की सबसे पहले व्याख्या इसमें की गई है। ठीक, तो इन दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मृत्युदंड नहीं है, लेकिन जो दिव्य परीक्षाएं हैं वो यहाँ भी ली जा रही हैं। और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जो है आज के संदर्भ में वो है कि यहाँ वर्णभेद, न्याय में भी वर्णभेद था, न्याय में भी वर्णभेद देखा जाता था। यानी सबसे कम दंड ब्राह्मण को मिलेगा और सबसे ज़्यादा दंड शूद्र को मिलेगा। तो इस प्रकार का वर्णभेद देखा जा रहा है। यहाँ जो है ये देखा जाता था, ये भी देखने को मिलता है कि जो साक्षी गवाही जो दी जाती थी उसमें भी वर्णभेद किया जाता था। जैसे कि बृहस्पति कहते हैं कि साक्षी जो होना चाहिए वो कुलीन होना चाहिए, जो भी गवाह दे अभियुक्त के पक्ष में उसे कुलीन होना चाहिए। वहीं कात्यायन कहते हैं कि गवाह या साक्षी वही हो सकता है जो अभियुक्त की जाति का हो, यानी गैर जाति का कोई उस मामले में गवाही नहीं दे सकता। लेकिन नारद इनको नकारते हैं और वो कहते हैं कि साक्षी में कोई वर्णभेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कई मत गुप्त काल में साक्षी के संदर्भ में या गवाही के संदर्भ में न्याय में भी वर्णभेद दिखता है। यानी आपके ब्राह्मण एक तरह से वो सभी दंडों से मुक्त है और शूद्र को सर्वाधिक दंड मिल रहा है। लेकिन एक बात नारद ये भी कहते हैं कि चोरी के मामले में सबसे कठोर दंड ब्राह्मण को दिया जाएगा और सबसे कम दंड शूद्र को दिया जाएगा। तो यहाँ वर्णभेद है। ब्राह्मण वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ण जो है, इसे अमूमन दंड से मुक्ति मिली हुई थी। लेकिन चोरी के मामले में नारद का कहना है कि सबसे कठोर दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए, दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए तथा सबसे कम दंड किसे मिलना चाहिए, तथा सबसे कम दंड किसे मिलना चाहिए, शूद्र को, सबसे कम शूद्र को मिलना चाहिए। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा दंड चोरी के मामलों में किसे मिलना चाहिए, चोरी के मामलों में सबसे कठोर दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए और शूद्र को सबसे कम दंड मिलना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि चोरी के मामले में सर्वाधिक सबसे कठोर दंड किसे मिलता था, तो सबसे कठोर दंड ब्राह्मण को मिलता था और सबसे कम दंड आपको शूद्र को मिलता था। यहाँ तक ठीक है? आशुतोष जी गुड इवनिंग। हाँ, तो न्यायिक व्यवस्था में आपने देखा कि सबसे सर्वोच्च न्यायालय राजा का है, उसके बाद जो ये आपके महादंडनायक हैं। आइए सर्वोच्च न्यायाधीशों को एक नाम और भी आप वहाँ क्या देखते थे कि इन सर्वोच्च न्यायाधीशों को आप महादंडनायक के रूप में भी देख चुके हैं। सर्वोच्च न्यायाधीशों को दंडनायक या महादंडनायक भी इन्हें कहा जा रहा है। तो ये जो है राजा के बाद सर्वोच्च न्यायाधीश है और इसे परम विभाग भी बोला जा रहा है और इसके नीचे अन्य न्यायालय रहे होंगे। बृहस्पति स्मृति में ये बताया गया कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय के मामले की व्याख्या की गई। यहाँ एक तरह से सबसे पहली बार स्पष्ट रूप से व्याख्या गुप्त काल में ही दीवानी और फौजदारी मामलों की होती है। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले दीवानी और फौजदारी मामलों की व्याख्या कब की गई, तो गुप्त काल में की गई। किसने सबसे पहले की, तो बृहस्पति ने सबसे पहले की।
वर्णभेद, यहाँ न्याय में वर्णभेद दिख रहा है। सर्वाधिक, सबसे कम दंड ब्राह्मण को मिलता था और सर्वाधिक दंड आपको शूद्रों को मिलता था। लेकिन चोरी के मामले में नारद का मानना है कि सबसे ज़्यादा दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए और सबसे कम दंड आपको शूद्र को मिलना चाहिए। अब साक्षी के संदर्भ में भी वर्णभेद दिखता है। साक्षी यानी गवाही के संदर्भ में, गवाही के संदर्भ में भी वर्णभेद दिखता है। गवाही के संदर्भ में जो वर्णभेद दिखता है उसमें बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति के अनुसार क्या कहते हैं कि साक्षी कुलीन होना चाहिए, के अनुसार साक्षी कुलीन होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, साक्षी कुलीन होना चाहिए। किसके अनुसार? बृहस्पति के अनुसार। बृहस्पति के अनुसार साक्षी क्या होना चाहिए? कुलीन होना चाहिए। और कात्यायन के अनुसार, कात्यायन स्मृति में क्या कहा गया है? कात्यायन के अनुसार साक्षी जो है अभियुक्त, साक्षी अभियुक्त की जाति का होना चाहिए, अभियुक्त की जाति, अभियुक्त की जाति का होना चाहिए, जाति का होना चाहिए। ठीक, लेकिन इन तीनों को नकार देते हैं नारद। नारद कहते हैं कि साक्षी में कोई वर्णभेद नहीं होना चाहिए। इसको नारद को बिल्कुल याद रखिएगा। साक्षी के संदर्भ में, के संदर्भ में वर्णभेद नहीं होना चाहिए, वर्णभेद नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए। साक्ष्य किसके संदर्भ में? साक्षी के संदर्भ में वर्णभेद नहीं होना चाहिए। तो ये आपने ये देखा कि साक्षी के संदर्भ में वर्णभेद नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? नारद कहते हैं। नारद कहते हैं कि साक्षी के संदर्भ में वर्णभेद नहीं होना चाहिए। और बृहस्पति कहते हैं कि साक्षी कुलीन हो। और कात्यायन कहते हैं कि अभियुक्त की जाति का ही साक्षी होना चाहिए। दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती हैं, जैसा कि दिव्य परीक्षाएं आपने देखा था मौर्य काल में भी ली जाती थी, यहाँ भी ली जा रही है। दिव्य परीक्षा लेने की ज़रूरत कब पड़ती थी? दिव्य परीक्षा लेने की ज़रूरत तब पड़ती थी जब कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे। तो उसमें आपको तुला से, अग्नि से, आपके जल से और विष से, इस तरह से दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। तुला से, अग्नि से, जल से, विष से। तुला से, अग्नि से, जल से, विष से। तो अग्नि दिव्य परीक्षा लेने का मतलब क्या है? दिव्य परीक्षा लेने का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि किसने अपराध किया है, तो इनके माध्यम से तुला पे बिठा दिया जाए। तुला अगर झुक जाए तो मान लिया जाए कि आपने अपराध किया है। अग्नि में चलाया जाए, अगर अग्नि से आप जल जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने अपराध किया है। और जल में अगर डूब जाते हैं, विष से अगर मृत्यु हो जाती है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया, वर्णभेद देखिएगा, फिर वर्णभेद यहाँ भी दिखेगा दिव्य परीक्षाओं में भी। यहाँ कहा जा रहा है कि सभी दिव्य परीक्षाएं सभी जातियों से कराई जा सकती हैं, लेकिन यह विश्व वाली परीक्षा ब्राह्मण से नहीं कराई जाएगी। सभी परीक्षाएं, सभी दिव्य परीक्षाएं सभी जातियों से कराई जा सकती हैं, लेकिन यह विश्व वाली परीक्षा ब्राह्मण से नहीं कराई जाएगी। ठीक, ब्राह्मण से नहीं, क्योंकि इसमें 1% भी संभावना बचने की नहीं रहती है। तो ये परीक्षा ब्राह्मण से नहीं कराई जाएगी। तो अगर ये कहा जाता है कि किस दिव्य परीक्षा से ब्राह्मण मुक्त था, तो वह विश्व वाली परीक्षा से मुक्त है। तो ये न्यायिक प्रणाली इनकी है। इस न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में फाहियान भी कहता है, यहाँ की जो उदार न्यायिक प्रणाली है, इसके विषय में फाहियान ने क्या कहा? फाहियान ने कहा कि लोगों को न्यायालय में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लोग न्यायालय में जाते ही नहीं थे, यानी अपराध कम थे, इसलिए न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जहाँ अपराध होंगे वहीं कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं आप कि जब किसी मामले में अपराध बढ़ता है तो उस कानून को संशोधित करके और कठोर बना दिया जाता है, जिससे कि
अपराध रुके। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि गुप्त काल में अपराध कम होते होंगे, इसीलिए न्यायिक प्रणाली कठोर नहीं है। साथ में यहाँ दो और चीज़ें आपको दिखती हैं। जो श्रेणियाँ हैं, जो विभिन्न शिल्पियों की, व्यापारियों की जो श्रेणियाँ होती थी, उनके एक अपने संगठन होते थे। जैसे कुंभकारों की श्रेणी है, लौहकारों की श्रेणी है, बुनकरों की श्रेणी है, यानी बुनकरों का संगठन है, लौहकारों का संगठन है, कुंभकारों का संगठन है। तो इसे श्रेणी बोला जा रहा है। तो इनके अपने नियम कानून होते थे, श्रेणियों के अपने नियम होते थे, जो उनके सदस्यों पर, इस संगठन के जो सदस्य हैं, यानी जितने कुंभकार उस श्रेणी में हैं, उन सब पे वो नियम लागू होते थे। इन नियमों को राज्य से मान्यता प्राप्त थी। ये नियम राज्य से मान्यता प्राप्त थे। वो अपने सदस्यों के साथ अपने नियमों के अनुसार बर्ताव कर सकते थे। तो एक जो बड़ा वर्ग था श्रेणी वाला, वह इस न्यायिक व्यवस्था से अलग था। हालांकि इनके मामले भी, अगर ये श्रेणियां कुंभकारों संबंधी जो श्रेणी है मान लीजिए, तो कुंभकार के अपने जो है, इनके एक नियमावली होगी, एक आचार संहिता इनकी होगी। सभी सर्विसेज की एक आचार संहिता होती है, उनका पालन उस सर्विस के लोगों को करना होता है। तो ये इस संदर्भ में ये पालन कराती होंगी। लेकिन अगर ये बाहर जाके कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए तो ये न्यायालय है ही। यहाँ इस मामले में ये श्रेणियाँ न्यायिक कार्य करती थीं। दो तरह की संस्थाएं और दिखती हैं गुप्त काल में, पुग और कुल। पुग और कुल, ये जो दो तरह की संस्थाएं हैं, यह जो है नगर की संस्था है, नगरों में दिखती है। और ये नगर में रहने वाले सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हैं, यानी नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों का ये संगठन है और ये उनके संदर्भ में न्याय कार्य कर रहा है। ये जो कुल है, इसमें एक विशिष्ट जाति के लोग रहते थे, तो ये अपने सदस्यों पर अनुशासन रखने का या अनुशासित रखने का प्रयत्न ये पुग और कुल नामक संस्थाएं भी करती थी। ये पुग, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि ये पुग क्या है। तो पुग नगर की संस्था है और इसमें विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित हैं। और कुल जो है, इसमें एक किसी विशिष्ट जाति के लोग होंगे, यानी अलग अलग जातियों के अलग अलग कुल होंगे। ठीक, तो ये आपकी न्यायिक व्यवस्था रही। अब गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था या राजस्व प्रशासन की अगर बात करें, अभी राजस्व में विभिन्न चीज़ों की बात नहीं करेंगे, कृषि की बात नहीं करेंगे, वो सब आर्थिक व्यवस्था में करेंगे। अभी सिर्फ राजस्व प्रशासन को देखा जाए तो राजस्व प्रशासन में कौन कौन लोग हैं, जिन जिन मुख्य अधिकारियों के नाम यहाँ मिलते हैं या जिन करों के नाम मिलते हैं, उसमें आपके जो अधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो एक अधिकारी आपका ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी है। महापक्षटलिक, ठीक, कारणिक, ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों में यह जो ध्रुवाधिकरण है, यह भूमि कर वसूलता था। भूमि कर वसूली के लिए यह जिम्मेदार है अधिकारी ध्रुवाधिकरण। ये जो दोनों हैं भूकर से संबंधित, भूमि आलेखों से संबंधित है, आलेखों का संरक्षण कर रहे हैं। तो इन जो भी कागजात हैं उनसे संबंधित हैं, भूमि के हस्तांतरण से संबंधित, भूमि के क्रय विक्रय आदि से संबंधित ये सारे कागजात ये रख रहे हैं। तो ध्रुवाधिकरण जो है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि ध्रुवाधिकरण का कार्य क्या है। तो ध्रुवाधिकरण का कार्य है भूकर वसूली करना, राजस्व, भू राजस्व की वसूली करना, इसका कार्य है। कर जो है यहाँ, अब कर राजा लेगा, ठीक, कैसे लेगा?
करों के संदर्भ में जो सिद्धांत है गुप्त काल में, भूमि पर दोनों का अधिकार है, राजा का भी अधिकार है और कृषक का भी अधिकार है। गुप्त काल में ढेर सारे भूमिदान किए गए, ग्रामदान किए गए। तो जो भूमिदान और ग्रामदान किए जाते थे तो उन भूमियों से कर यहाँ नहीं वसूला जाता था, दानग्राही जिसे दान दिया जाता था उसे वहाँ की आमदनी प्राप्त होती थी। लेकिन फिर भी एक बड़ा क्षेत्र था जो किसानों के पास था और सरकार के पास था। तो यहाँ गुप्त काल में शासक को कर क्यों लेना चाहिए, तो इसमें विभिन्न जो शास्त्रकार हैं वो लोग अपना अपना मत देते हैं, जिसमें कामंदक ने जो नीतिसार लिखा है उसमें वो अपना मत देते हैं, नारद अपना मत देते हैं, बृहस्पति देते हैं, कालिदास देते हैं। तो इन सब का मानना है कि शासक प्रजा की रक्षा करता है, इसलिए वह कर लेने का अधिकारी है। शासक कर लेने का अधिकारी क्यों है? प्रजा रक्षण के बदले वह कर लेने का अधिकारी है। प्रजा की रक्षा करता है इसलिए वह कर लेगा, और भू राजस्व का भूमि पे जो उत्पादन हो रहा है उसका 1/6 भाग वह भूमि कर के रूप में, जिसे भाग बोला जाएगा, यह भाग इसे बोला जाता था, यह लेने का वह अधिकारी था। किस कारण? क्योंकि वह प्रजा की रक्षण कर रहा है। कालिदास इस ऐसे ही कहते हैं कि राजा कर लेने का अधिकारी इसलिए है क्योंकि वह प्रजा की रक्षा करता है, चोरों से भी उनकी रक्षा करता है। तो इसलिए वह तपस्वियों के तप की रक्षा करता है और चोरों से संपत्तियों की रक्षा करता है, इसलिए वह कर प्राप्त करने का अधिकारी है। तो कालिदास क्या कह रहे हैं, क्यों कर प्राप्त करेगा? क्योंकि वह तपस्वियों के तप की रक्षा करता है, तप की रक्षा करता है तथा चोरों से संपत्तियों की रक्षा करता है, चोरों से संपत्तियों की रक्षा करता है, इसलिए वह 1/6 भाग लेने का अधिकारी है। इसी को काव्यात्मक भाव में कामंदक ने अपने नीतिसार में कहा है। कामंदक ने अपने नीतिसार में इसी को काव्यात्मक ढंग से कहा है। उसमें काव्यांतक नीतिसार में कामंदक कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य जल को ग्रहण करता है और फिर बारिश करता है, वैसे ही शासक को पहले प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, फिर उसे कर लेना चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक पशुपालक, एक ग्वाला अपनी गायों को और पालता पोसता है, उसके बाद उनसे दूध निकालता है, इसी प्रकार शासक को पहले अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए, फिर उससे कर लेना चाहिए। तो पहले अपनी प्रजा का क्या करना चाहिए? कामंदक नीतिसार में क्या कहा गया? कामंदक नीतिसार में, कामंदक कृत नीतिसार में दो तरह से तुलना की गई। एक तो सूर्य के जल ग्रहण करने से तुलना की गई, और दूसरी तुलना क्या की गई? दूसरी तुलना ग्वाले से की गई कि ग्वाला जैसे गायों को पालता पोसता है, खिलाता पिलाता है, उसके बाद उनसे दूध निकालता है, वैसे ही प्रजा का पहले शासक को क्या करना चाहिए? प्रजा का पहले पालन पोषण करना चाहिए, फिर उससे कर लेना चाहिए। तो ये कर लेने के ये सिद्धांत हैं, यानी राजस्व सिद्धांत जो है वह गुप्त काल में इस प्रकार का है। तो यह राजस्व सिद्धांत एक तरह से लोकोपकारी है, लेकिन उत्तर गुप्त काल में यही सिद्धांत आके बदल जाएगा। जब हम लोग पूर्व मध्य काल में आएंगे तो ये सिद्धांत आके बदल जाएगा। यहाँ उत्तरदायित्व तो राजा का है। क्या उत्तरदायित्व है? प्रजा की रक्षा करना। और पूर्व मध्य काल में राजा का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, बिना उत्तरदायित्व के वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पहले अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, फिर कर लेगा। ठीक। विभिन्न करों की जो बात है, तो भाग, भोग, उदग्र में, तो इस तरह के कर
गुप्त काल में। इसकी बात आर्थिक में भी होगी। भाग, भोग, में, हिरण्य, हालिकर, उदंग्र, ऊपरीकर, वगलुक। तो इस प्रकार के कर आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो भाग है ये भूमि कर है, इसे आप पहले भी देखते हैं। भोग जो है यह राजा को समय समय पर जनता फल मूल आदि जो देती थी, वह राजा को एक तरह से उपहार के रूप में, यह भोग वो है। यह में जो है अनाज के रूप में दिया जाता था, और यह जो हिरण है यह जो है आपका नकद रूप में दिया जा रहा है। और बृहस्पति कहते हैं कि यह संपत्ति का 1/50 भाग होना चाहिए, यानी जहाँ नकद कर लिया जाता था उसे हिरण बोला जाता था। हलिकर जो है ये हलों की संख्या पर, जो जिसके पास जितना हल होगा उस पे संभवतः ये कर लिया जाता था। उदंग्र के विषय में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन जो ये माना जाता है राजतरंगड़ी से जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ द्रंग पुलिस चौकी को कहा गया है, तो संभवतः यह पुलिस रक्षा संबंधी पुलिस कर रहा होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह प्रत्यक्ष कर का सूचक है, यह अप्रत्यक्ष कर का सूचक है। तो ऊपरी कर को आप अतिरिक्त कर के रूप में इसे जाना जाता है, जैसे आपका शेष जो लगता है, अधिकर जो लगाया जाता है, उस तरह से यह कर रहा होगा। यह जो है यह जब सेना जाती थी विभिन्न क्षेत्रों में, सेना जब विभिन्न क्षेत्रों में जाती थी युद्ध करने के लिए, तो सेना को वहाँ की जनता द्वारा जो कुछ दिया जाता था वह औगुलक था। यह जो गुल्म है यह वन उत्पादों पर लगाया जाता था, वन उत्पादों से लिया जाता था। तो ये कर प्रणाली आपके एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार की आय का जो स्रोत था, ये कर तो है ही, एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के राजस्व में या राजकोष में जो अर्थदंड लगते थे उससे भी जाता था। गुप्त काल में अधिकांश अपराधों में अर्थदंड लगाया जाता था, तो अर्थदंड से भी राजस्व में एक बड़ी रकम जाती थी। साथ में यह जो कर प्रणाली है अब इसमें विभिन्न व्यवसायों पे कर लगे हुए हैं, जितने भी व्यवसाय हैं उन सब व्यवसायों पे कर लगे हुए हैं। साथ में बिहार, स्कंदगुप्त के बिहार अभिलेख में शौल्किक नामक एक अधिकारी का उल्लेख हुआ है। शौल्किक नामक एक अधिकारी का उल्लेख हुआ है। यह शुल्क यानी इसे आप चुंगी कर, यह चुंगी कर माना जाता है कि यह चुंगी कर की वसूली करता था। बंदरगाहों या नदी तटों पर जो सामान आते जाते थे उनकी वसूली इस शौल्किक द्वारा किया जाता था। शौल्किक क्या वसूली करता था? चुंगी कर की वसूली करता था, जिसे शुल्क बोला जाता था। इस अधिकारी को शौल्किक बोला जा रहा है। तो शौल्किक या अधिकारी का पता कहाँ से लगता है? बिहार अभिलेख से लगता है। तो आपने शौल्किक के विषय में जाना। शौल्किक कौन सा अधिकारी है? शौल्किक चुंगी कर वसूल करने वाला अधिकारी है। ठीक, यहाँ भूतोप्रत्यान एक कर था जो कि भूतोप्रत्यान यह कर लिया जाता था जो वस्तुएं राज्य में निर्मित होती थीं और जो वस्तुएं आयात की जाती थी, इन दोनों पर लिया जाने वाला भूतोवात प्रत्यय। इसको आप, ये आपको इस नाम से भी मिलेगा, भूतोवात प्रत्यांत कर के नाम से मिलेगा। तो यह राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तु और बाहर से आयातित होने वाली वस्तुओं पर यह कर लगाया जाता था। तो यहाँ आपने शुल्क शौल्किक से देखा कि यह बंदरगाहों पर शुल्क वसूल रहा है, चुंगी कर वसूल, या नदी तटों पर चुंगी कर वसूल रहा है। यहाँ यह जो निर्मित और आयातित वस्तुओं पर कर लिया जा रहा है। भू राजस्व को आपने देखा ही, और ये जो विभिन्न प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, इतने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कर ऐसे हैं, कुछ नए कर आपको दिख रहे हैं जो मौर्य काल से नए हैं। जैसे ये मौर्य काल से नया कर है, लेकिन ये मौर्य काल से नया कर है। हालांकि मौर्य काल में ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। मौर्य काल के जो
कर हैं, जैसे पिंड कर था मौर्य काल का, वह पिंड कर यहाँ नहीं है, गुप्त काल में नहीं है। पिंड कर को यहाँ गुप्त काल में किसी अभिलेख में उसका उल्लेख नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि वह यहाँ नहीं वसूल किया जाता था। ठीक, तो ये आपके मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन, मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन और मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की बात हुई। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक ठीक है? हाँ, क्या दिक्कत है बताइए अखंड जी। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों को देखना क्या है, गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था क्या थी? गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था भी चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है। यानी गुप्तकालीन समाज भी चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है, और इसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था संबंधी जो नियम आप देख रहे थे वो सारे नियमों की बात यहाँ की जाती है, लेकिन उसका पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से पालन इस काल में नहीं हो पाता है। ब्राह्मण के जो कर्तव्य बताए गए हैं वो ब्राह्मण नहीं कर पाता है, क्षत्रिय के जो बताए गए हैं वो क्षत्रिय नहीं कर पाता है। वैश्य और शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। जो दास हैं, दासों के विभिन्न प्रकार और बढ़ जाते हैं। मौर्य काल में आपने 9 प्रकार के दास देखे थे, शुंग काल में आपने 7 प्रकार के दास देखे। यहाँ आकर दासों का प्रकार आपका बढ़ जाएगा, जातियों की संख्या बढ़ जाएगी। अस्पृश्य जो जाति शूद्र काल से ही चंडाल चली आ रही है, यहाँ आकर 2 और जातियाँ जुड़ जाएंगी, डोम्ब और शंबर। तो ये सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे। ब्राह्मणों का जो कार्य है मनुस्मृति में जो बताया गया है, ब्राह्मणों का कार्य है अध्ययन, अध्यापन, यजन, आजन और दान लेना, दान देना। 6 कर्तव्य उनके बताए गए हैं। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो ब्राह्मणों के ये कार्य हैं। लेकिन यही कहा गया है कि आपातकाल में ब्राह्मण जो है अन्य कार्य भी कर सकता है। तो आपातकाल में यहाँ ब्राह्मणों को आप देखेंगे कि वो क्षत्रिय संबंधी कार्य भी कर रहे हैं। इस काल में विभिन्न राजवंश हैं जो ब्राह्मण हैं, जैसे आपके कदम्ब हैं, वाकाटक हैं, ये सब लोग ब्राह्मण हैं और कार्य कौन सा कर रहे हैं? क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वर्णों के जो कर्तव्य कार्य बताए गए थे परंपरागत रूप से, उनका पालन पूर्णतया नहीं हो पा रहा है, उससे थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो यहाँ ब्राह्मणों को आप क्षत्रियों का कार्य करते भी देखेंगे, और साथ में मृच्छकटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की है, उसका जो नायक है चारुदत्त, वह क्या है? वह व्यापारी है, और वह आज से अपने व्यापारी नहीं है, उसकी 3 पीढ़ियां ये कार्य कर रही हैं। तो यहाँ ब्राह्मण व्यापार से भी जुड़ा है, क्षत्रिय का कार्य भी कर रहा है, यानी वैश्य संबंधी कार्य भी कर रहा है और क्षत्रिय संबंधी कार्य भी कर रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय जो है वैश्य संबंधी कार्य भी कर रहा है। आपका जो स्कंदगुप्त का इंदौर अभिलेख है, वहाँ सैन्य श्रेणी के प्रमुख क्षत्रिय को बताया गया है। श्रेणी क्या है? ये व्यवसायियों की संगठन होता था, तो उसका प्रमुख एक क्षत्रिय था, यानी वो वैश्य कार्य भी कर रहा है। क्षत्रिय जो है हो सकता है, संभव है कि वो ब्राह्मणों के भी कुछ कार्य कर रहे हों। सबसे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ शूद्र और वैश्य में दिखता है। वैश्य जो है, वैश्य के लिए सबसे प्रारंभिक उसका जो कार्य था वो कृषि कार्य था। अमरकोश में कृषक को वैश्य का पर्यायवाची बताया गया है। लेकिन वहीं जो है बृहस्पति और नारद और विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि भूमि लोग शूद्रों को आधे पर खेती करने के लिए दे देते थे, यानी अब शूद्र भी कृषक बन गया और वह आधे पर खेती कर रहा है। तो इससे वैश्यों का जो कृषि पर प्रभाव था वो कम हुआ होगा।
विष्णु पुराण कहता है कि ये वैश्य व्यापार छोड़ देंगे। विष्णु पुराण जो है भविष्य शैली में बात करते हैं, तो वो कहता है कि ये वैश्य जो है व्यापारिक कार्य छोड़ देंगे और तुच्छ शिल्प कार्य शुरू करेंगे, यानी उनकी स्थिति में अवनति होगी। बौधायन इसको और स्पष्ट ढंग से कहते हैं, और वो कहते हैं कि वैश्य शूद्र के समकक्ष हो गए, शूद्र की श्रेणी में आ गए, यानी इस काल में वैश्यों की अवनति होती है। हो सकता हो कि वैश्य जो है जैन धर्म के अधिकांश उपासक हो गए थे, तो इस अहिंसा के दृष्टिकोण से उनका कृषि से थोड़ा सा लगाव कम हो गया था, क्योंकि कृषि करने में हिंसा आदि की बातें होती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो आपके मारे जाते ही हैं। तो इस तरह से वो लोग व्यापार की तरफ जाने लगे, और व्यापार बहुत इस समय बढ़ा नहीं, तो इसलिए वो शिल्प की तरफ आए और उनकी स्थिति दयनीय हुई। ऐसा बौधायन और विष्णु पुराण का कहना है। हालांकि ये वैश्य लोकोपकारी जो पूत धर्म जिसे कहा जाता है, जो पुण्य के काम, तो पुण्य के काम भी ये करते हैं। पाटलिपुत्र और मगध में इन लोगों ने कई सारे अस्पतालों का निर्माण करवाया था जहाँ रोगियों का इलाज हुआ करता था, तो वैश्यों के संदर्भ में उसका भी उल्लेख है। साथ में महाभारत और रामायण के अंतिम रूप से तैयार हुए वो गुप्त काल में ही हुए हैं, तो विशेषकर महाभारत 4वीं शताब्दी में जाकर अपने अंतिम स्वरूप में आता है, तो महाभारत भी इसी काल में माना जाएगा, इसका अंतिम स्वरूप। तो महाभारत में क्या कहा गया कि वैश्य किन किन चीज़ों की बिक्री नहीं करेगा, वह मदिरा, मांस, लोहा और चमड़ा, इन 4 चीज़ों की बिक्री नहीं करेगा। वैश्य अपने वर्णदत्त जो वर्ण से संबंधित उनके जो कर्म है उसको छोड़कर दूसरा कर्म भी अपना सकता है। क्षत्रिय का कर्म अपना सकता है। किन दशाओं में क्षत्रिय का कर्म वो तब अपनाएगा जब गौ रक्षा करनी हो, ब्राह्मण की रक्षा करनी हो और अपने वर्ण धर्म की रक्षा करनी हो, तब वह हथियार उठा सकता है, अस्त्र उठा सकता है। तो ये वैश्यों की बात थी। फिर शूद्र की जो बात कही जाती है, तो शूद्र इस समय कृषक है। शूद्र का जो उल्लेख होता है तो वो विभिन्न जगह कृषक के रूप में शूद्र का उल्लेख होता है। तो वो एक तरह से शूद्र अब कृषक बन गया, तो इसकी स्थिति में सुधार हुआ। वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। दोनों बौधायन कहते हैं कि दोनों बराबर हो गए, समकक्ष स्थिति में आ गए। इनकी गिरावट हुई और इनका शूद्रों का सुधार हुआ, दोनों समकक्ष स्थिति में यहाँ आ गए। तो शूद्रों के विषय में जो बातें जो प्रतिबंध थे, इसमें याज्ञवल्क्य उन्हें कृषि, शिल्प और व्यापार तीनों करने की अनुमति देते हैं। अग्नि पुराण में उन्हें कहा गया है कि कृषि कर्म ये कर सकते हैं। कृषि कर्म शूद्रों का कर्म बताया गया है। तो शूद्र अब इस समय कृषि कर रहा है। साथ में अमर कोश में जो शिल्पियों की सूची दी गई है उसमें अधिकांश शूद्र है, यानी वह शिल्प कर्म भी कर रहा है और कृषि कर्म भी कर रहा है। तो शूद्र इन कर्मों से क्या हुआ कि शूद्रों की स्थिति अब कृषि कर्म में क्यों आया, तो इसकी बात हम लोग जब करेंगे आर्थिक व्यवस्था तो उसमें देखा जाएगा कि क्यों शूद्र यहाँ कृषि में आ गया और इनकी स्थिति क्यों अवनति हुई। तो इस प्रकार से ये जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों में भेद दिखता है साफ साफ। न्यायिक व्यवस्था में भी भेद दिख रहा है, धार्मिक व्यवस्था में भी भेद दिखेगा, और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जैसे वराह मिहिर ने अपने बृहद संहिता में कहा कि चारों वर्णों के घर भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। वो कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होने चाहिए, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे होने चाहिए, वैश्य के घर में 3 कमरे होने चाहिए और शूद्र के घर में 2 कमरे होने चाहिए, यानी 2 कमरा वाला घर शूद्र का होना चाहिए। इसी प्रकार से वो घरों की बनावट में भी ये वर्णभेद दिखाते हैं। तो चलिए इन वर्णभेदों को, कल सामाजिक व्यवस्था को एक तरह से डिटेल किया जाएगा। और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? जो भी दिक्कत हो निसंकोच बताएं, क्योंकि हमारा आपका जो संवाद है वह प्रत्यक्ष जैसा होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।